तो नमस्कार, धातुओं की दुनिया में एक जबरदस्त केमिकल मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। हम ये पता लगाने वाले हैं कि कौन सी धातु टॉप पर है, और इसके लिए हम बनाएंगे एक फाइनल पावर रैंकिंग जो सब कुछ तय कर देगी। सवाल तो मजेदार है ना? ऐसा क्यों होता है कि कुछ धातुएं एसिड के साथ इतना ड्रामा करती हैं जबकि सोना एकदम शांत रहता है? ये एक केमिकल शो जैसा है, और आज हम देखेंगे कि कौन रिंग में उतरता है और कौन सिर्फ दर्शक बना रहता है जब हम उनकी अल्टीमेट पावर रैंकिंग तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, मेटल वर्सेस एसिड। ये सबसे बेसिक टेस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी धातुएं इस केमिकल गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हैं। तो इसका जो बेसिक फंडा है वो ये है, जब कोई रिएक्टिव धातु एसिड से मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट छोड़ देती है। इस प्रोसेस में वो लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये एक तरह का केमिकल सौदा है जहां धातु इलेक्ट्रॉन देती है और एसिड में मौजूद हाइड्रोजन उन्हें ले लेता है। चलो अब इस एक्शन को एकदम पास से देखते हैं। जैसे ही हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, फौरन बुलबुले उठने लगते हैं। वही हाइड्रोजन गैस है। धीरे धीरे जिंक घुलना शुरू हो जाता है, और अगर आप बीकर को छुएंगे ना तो वो गर्म महसूस होगा। ये एक साफ इशारा है कि एक जोरदार रिएक्शन चल रहा है। और ये रहा हमारी पावर रैंकिंग का पहला ड्राफ्ट। लेफ्ट साइड में है हमारे जोशीले खिलाड़ी जैसे जिंक और लोहा, जो एसिड से भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और राइट साइड में है हमारा शांत ग्रुप, तांबा, चांदी और सोना। ये बस लड़ाई में शामिल ही नहीं होते। तो एक साफ लाइन खिंच चुकी है। तो इसका असली राज ये है, केमिकल रिएक्टिविटी की दुनिया में हाइड्रोजन एक गेटकीपर की तरह है। जिंक, लोहा और मैग्नीशियम जैसी धातुएं जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो हाइड्रोजन को एसिड से बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन तांबा और सोना जैसी धातुएं जो कम रिएक्टिव हैं, उनमें ये दम नहीं है। अच्छा, तो जब लगता है कि सारे नियम समझ आ गए हैं, तभी गेम में आता है एक वाइल्ड कार्ड, मिलियन नाइट्रिक एसिड से। ये एसिड अपने ही नियमों से खेलता है। यहाँ फर्क देखिए, नॉर्मल एसिड्स हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड वो तो एक केमिकल सुपर पावर है, एक बहुत ही मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इतना पावरफुल है कि जो भी हाइड्रोजन बनती है उसे फौरन पानी में बदल देता है और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। नतीजा, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। मतलब खेल ही पूरी तरह से अलग है। अरे, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर नाइट्रिक एसिड को बहुत बहुत पतला कर दिया जाए तो दो धातुएं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, असल में हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं। एसिड को पतला करने से उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे रिएक्शन एक नॉर्मल एसिड की तरह होने लगता है ना मजेदार? ठीक है, हमने धातुओं को एसिड के खिलाफ तो देख लिया। अब वक्त है मुकाबला और कड़ा करने का। अब होगा मेटल वर्सेस मेटल, ये देखने के लिए कि असली मजबूत कौन है। इस मुकाबले को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक तरह का केमिकल टेकओवर समझिए। एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव धातु आती है और एक कमजोर, कम रिएक्टिव धातु को उसकी जगह से हटा देती है। ये केमिस्ट्री की दुनिया में पावर का असली शो ऑफ है। चलिए इसे एक क्लासिक कहानी की तरह समझते हैं। हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक खूबसूरत नीला घोल है और हम उसमें एक मामूली सी लोहे की कील डाल देते हैं। अभी के लिए तो कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए और फिर देखिए जादू। घोल का नीला रंग गायब होने लगता है और लोहे की कील पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो परत तांबा है। लोहे ने तांबे को घोल से बाहर धकेल दिया है। तो हमारे पास एक साफ विजेता है। तो पर्दे के पीछे केमिकल लेवल पर क्या हो रहा है, इसे समझिए एक इलेक्ट्रॉन की चोरी। ज्यादा रिएक्टिव धातु यानी लोहा खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है, और घोल में मौजूद तांबे के आयन इन इलेक्ट्रॉनों को फौरन लपक लेते हैं और सॉलिड तांबे में बदल जाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार और एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। और बस सारा खेल इसी एक बात पर टिका है। ये लाइन सब कुछ बता देती है। लोहा तांबे से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए ज्यादा बेताब है। केमिस्ट्री में जो धातु सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैच जीतती है। ठीक है, तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। एसिड्स और दूसरी धातुओं के साथ इतने सारे मुकाबलों के बाद अब वक्त है फाइनल पावर रैंकिंग का, और हम दिखाएंगे कि सिर्फ किताबों की बातें क्यों नहीं हैं। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है?
अरे ये केमिकल पावर रैंकिंग तो हमारी दुनिया में हर जगह काम कर रही है। ये जहाज़ों को जंग लगने से बचाती है, जहां जिंक जैसी ज़्यादा रिएक्टिव धातु लोहे को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाती है। ये हमें खानों से कीमती धातुएं निकालने में मदद करती है, और वो बैटरी जो जेब में रखी है वो भी इसी सिद्धांत पर चलती हैं। एक ज़्यादा रिएक्टिव धातु से कम रिएक्टिव धातु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का कंट्रोल किया हुआ बहाव। ये वही केमिस्ट्री है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रही है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस केमिकल लीडरबोर्ड की जानकारी के साथ हम अगली पीढ़ी के मटेरियल्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं? हम धातुओं को मिलाकर एक ऐसा अलॉय कैसे बना सकते हैं जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो और जिस पर जंग भी न लगे? संभावनाएं सच में बहुत हैं।